मैम आप खुद एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की पेरेंट्स हैं, तो आपकी जर्नी कैसे रही? जर्नी चल रही है, जर्नी आगे लंबी है। मैं काफ़ी रातें नहीं सोई, मैं बहुत रोई। हम थक चुके हैं अपने बच्चे को लेके, जो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? स्पेशल किड्स पेरेंट्स को अपना ख्याल रखना सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रोज़ कुछ एक एक्टिविटी करें, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई एक्सरसाइजेस करें। ऑटिज़म तो लाइफ टाइम है, ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है जो ठीक हो जाती है। ऑटिज्म के केसेस में पेरेंट्स को किस तरीके के पेरेंटिंग बच्चे के साथ ट्रीट करनी चाहिए? पेरेंटिंग की कैटेगरीज तो बहुत हो गई हैं, लेकिन किसी भी समय पे कोई एक चीज़ काम करती है, फिर वो चीज़ दूसरे समय पे काम नहीं करती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ रही महत्वपूर्ण रही या आपके बच्चे में जो रिकवरी हुई आज की डेट में? थेरेपिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थेरेपी। अगर थेरेपिस्ट इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, तब वो थेरेपिस्ट कुछ भी सिखाएगा ना, तो बच्चा सीखेगा। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत लाख कोशिशें करते हैं, फिर भी उसमें कोई रिकवरी नहीं दिख आती है। घर पे उसको टाइम दो, घर पे थेरेपी करो, घर का एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। नॉन वर्बल बच्चों में कोई ऐसा टूल है जो कि आपने यूज़ किया हो और काफ़ी बेनिफिशियल हो? सबसे अच्छा है टेक्नोलॉजी। वो जो आवाज़ ऐप है, उसकी हेल्प के ज़रिए हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन भी सिखा सकते हैं। बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने पर क्या क्या समस्या हो जा सकती है? आपका क्या अनुभव रहा है ऐसे में? स्क्रीन ना एक दवाई की तरह है, उतना दो जितने का अच्छा असर हो, उसके बाद विड्रॉ करो। स्पेशल चिल्ड्रन की गट हेल्थ की समस्या पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है। होम्योपैथिक के हेल्प से हम क्या गट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं डॉक्टर साहब? जब बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होता है, जब ब्लॉटिंग होती है, तो उसमें बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, इरिटेशंस बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा ऐसे में काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चों में दी जाती है। पेरेंट्स कई बार एंटीबायोटिक्स अपने मन से दे देते हैं, जैसे देखते हैं कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में आपका क्या कहना है डॉक्टर? आप सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल ही स्टॉप कर देंगे, ऐसे में आपके बच्चे की कहीं ना कहीं हेल्थ अफेक्ट होती है। डॉक्टर, आजकल वैक्सीनेशंस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बहुत बच्चों में इश्यूज आ रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? वो हेल्पलेस फील करते हैं। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ऐसे साइड इफेक्ट को नलीफाई करती हैं, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं मैम ऐसे केसेस में। नमस्कार, आज हमारी गेस्ट हैं अजीता जी, जो कि एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, साथ ही एक ऑटिज्म चाइल्ड की पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी को आज एक मिशन के रूप में आप सभी के सामने इस पॉडकास्ट पे लेके आई हैं, जिसमें आप सभी के हर एक पेरेंट्स के सवालों के जवाब मैम देंगी, जिसमें आपके बच्चे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से आपकी जर्नी को एक आसान तरीके से आपके घर में एक अच्छा माहौल पॉजिटिविटी के साथ मैम हमारे साथ हैं। आपका मैम वेलकम करेंगे हम। थैंक यू। सो मैम, बहुत सारे पेरेंट्स का जो सवाल होता है कि हम थक चुके हैं अपने बच्चे को लेके, जो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? ऐसे पेरेंट्स जो काफ़ी लंबे समय से थक चुके हैं और कहते हैं कि हम तो थक गए हैं, अब मुझे समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में आप क्या एज ए लाइफ कोच क्या आप सभी पेरेंट्स को एक संदेश देना चाहेंगी? स्पेशल किड्स पेरेंट्स को अपना ख्याल रखना सबसे पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहीं जाते हैं, तो अगर हम खाना भी पैक करते हैं तो हम सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, अपने लिए भी पैक करते हैं। या अगर हम फ़्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस बोलती है कि पहले अपने मुंह पे मास्क लगाओ, तब आप बगल वाले के मुंह पे मास्क लगा सकोगे। तो जब ऐसा कुछ हो रहा है लाइफ में जहाँ पे आपके पास एक स्पेशल चाइल्ड है, तो पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि अपना मेंटल हेल्थ के लिए रोज़ कुछ एक एक्टिविटी करें, जैसे कि चाहे धूप में जाके बैठें, मेडिटेशन करें, योगा करें या कोई एक्सरसाइजेस करें। कोई एक एक्टिविटी अपने लिए करें। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल और फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, वैसे ये एक जॉब है हमारे लिए, हमारे खुद की जिम्मेदारी है। तभी हम इस जर्नी को अच्छे से पीसफुली तय कर पाएंगे।
मैम आप एक खुद एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की पेरेंट्स हैं, तो आपकी जर्नी कैसे रही? हाँ, मेरी बेटी को ऑटिज़म है। अभी वो नॉन वर्बल है, बस साउंड्स उसके आते हैं और जर्नी चल रही है, जर्नी आगे लंबी है। लेकिन मैंने इतना समझा कि जब शुरुआत हुई थी, जब उसका डायग्नोसिस हुआ था, मैं काफ़ी रातें नहीं सोई, मैं बहुत रोई। मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग काफ़ी उदास और होपलेस रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि होपलेस रहे हैं तो अभी टोटली वो दिन चले गए हैं, नहीं, बीच बीच में मुश्किल समय आता है। लेकिन क्योंकि हमने कुछ अपने लिए एक फार्मूलाज बांध रखे हैं कि अगर मेरा मुश्किल समय आएगा तो मुझे पहले क्या करना है, पहले मुझे बच्चे को चूज़ करना है या पहले मैं अपने आप को चूज़ करूं। कुछ समय के लिए 1 घंटे या 2 घंटे के लिए मैं अपने आप को चूज़ कर लेती हूं, क्योंकि ख्याल मुझे ही बच्चे का रखना है, टेक केयर करना है मुझे, तो पहले मैं अपना ख्याल रख लेती हूँ। वो मेरी प्रैक्टिस है जो मैं आगे भी चलाती हूँ। प्लस मेरे को ये समझ में आया कि ये ऑटिज़म तो लाइफ टाइम है, ये ऐसा नहीं कि कोई बीमारी है जो ठीक हो जाती है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है। मुझे इतना समझ में आया कि अगर मुझे इसके साथ ज़िंदगी बितानी है तो मेरे को इस ये जो दायरा है ना, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं इस दायरे में रहूँगी या तो, और नहीं तो मैं डूब जाऊँगी। ना मुझे दायरे में उस लेवल पे रहना है, ना मुझे डूबना है, मेरे को ऊपर उठना था। इसीलिए मैं एक पेरेंट कोच बन गई, क्योंकि पहले मैंने अपने आप को ऊपर खींचा। जैसे कीचड़ में कमल उगता है, कीचड़, हम अपनी सिचुएशन को मैं मान रही हूँ कि एक मडी सिचुएशन है, लाइक भगवान ने एक चैलेंज दिया मुझे, तो मुझे ना कमल तो बनाया लेकिन कीचड़ में डाल दिया कि अब तू यहाँ पे अपना रास्ता तय कर। तो मुझे खिलना है, मैं हूँ कीचड़ में, तो अब मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को खिलाने के लिए जो स्ट्रेंथ डे टू डे चाहिए होती है ना, मैं वो करती हूँ। हाँ, एक तरीका जो मैंने अपने लिए अपनाया है कीचड़ में कमल बनने का, वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसके आगे मुझे कोई चीज़ लगी नहीं जो जोर दे सकती है मुझे ब्लूम करने के लिए, मुझे खिलने के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेरी इम्प्रूव होती गई, मेरे खुद की स्ट्रेंथ अंदर से आती गई, मैं एनकरेज्ड फील करती गई, और मुझे समझ में आया पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ नॉट माई चाइल्ड। चाइल्ड मेरा पर्पस नहीं है लाइफ का। चाइल्ड को ऑटिज़म है, ये तो भगवान ने मुझे दी डिफ़िकल्टी। पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़ टू हेल्प अदर पेरेंट्स जिनके स्पेशल बच्चे हैं। मैंने वो नहीं किया तो मैं ग्रो नहीं करूँगी। जैसे आपने अभी ये बताया कि आपकी जर्नी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स थे, तो एज ए लाइफ कोच ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उनके भी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन आया होगा, तो ऐसे क्या चीज़ आप कहना चाहेंगी अगर ऐसे मेंटल ब्रेकडाउन आता है उस समय वो क्या ध्यान रखें, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके अंदर भी एक मेंटल ब्रेकडाउन ना हो, साथ में बच्चे की जो रिकवरी होती है, जैसे कि आपने बताया कि आप इस स्पिरिचुअलिटी मतलब कि कहीं ना कहीं आप बात करो कि एक पॉजिटिव एनर्जी की जो कि माता पिता और बच्चे में एक हार्मोनी बना के रखती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी या आपके लाइफ में भी बहुत सारे अप एंड डाउन जब आए, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, तो कौन सी चीज़ें ऐसी मेन चीज़ थी जिसमें रिकवरी और घर की वातावरण, जिसमें एक अच्छा वातावरण रहना, एनर्जी रहना बहुत ज़्यादा लाभप्रद थी? ऐसे सारी जनता को मैम आप प्लीज़ के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर, मेरी जो अंदर की डार्कनेसेस हैं, मेरे अंदर के अंधकार, उन पे ध्यान दिया। मैं अपनी बात कर रही हूँ, ऐसे सबकी पेरेंट्स की अलग अलग पर्सनालिटी बेस्ड डार्कनेसेस हो सकती हैं। जैसे कि मैं हेल्प नहीं लेती थी पहले, अब अगर मेरा जब मुश्किल समय आता है ना, मैं हेल्प लेती हूँ। मैं अपने घर वालों से सबसे पहले हेल्प लेती हूँ, और मैंने अपने आप को बदला है हेल्प लेने के लिए कि मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि हेल्प के बिना मेरा गुजारा नहीं है, ये अकेले बस की जर्नी है नहीं। तो मेरे को ये जर्नी किसी के हेल्प से, मुझे टाइम एंड अगेन ज़रूरत पड़ेगी, मैं मांगूंगी हेल्प। तो मैंने कभी घर वालों में मदर इन लॉ, कभी मदर की हेल्प मांगी। मुश्किल समय में मैंने इतना ध्यान दिया कि क्या मेरी नींद जैसी बेसिक चीज़ पूरी है, क्या मैं अपना खाने का ख्याल रख पा रही हूँ। जैसे हम बच्चे का ख्याल रखते हैं अपने, बेटा तुम रो रहे हो, सबसे पहले माँ देखती है उसका पेट भरा है क्या, उसकी नींद पूरी हुई है क्या। इंसान के शरीर की ये बेसिक नीड्स हैं, हम चाहे मदर क्यों ना बन जाए, हमारी ये बेसिक नीड्स हमेशा हमेशा रहेंगी। तो क्या मेरी नींद पूरी है, क्या मैंने ठीक से खाना खाया है,
तो मैं अगर अपना बेसिक लेवल पे ख्याल रख रही हूँ ना, तो तब जाके मैं आगे की बातें करूँगी, जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म या सनलाइट में बैठना, एक्सरसाइज करना, या बहुत मूड ख़राब है, कुछ नहीं करने का मन है तो गाना चला दिया, थोड़ा म्यूज़िक चला दिया, तो ध्यान म्यूज़िक पे चला गया क्योंकि मैं परेशान हूँ, ओवरवेल्म हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, वैसे अपना ख्याल रखना है। ऑटिज़म के केसेस में पेरेंट्स को किस तरीके के पेरेंटिंग बच्चे के साथ ट्रीट करनी चाहिए? जैसे डिफरेंट टाइप की पेरेंटिंग होती होगी, पेरेंट्स का क्या रोल होता है ऐसे बच्चों में जो ऑटिज़म के शिकार होते हैं, जो न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं? तो पेरेंट्स की क्या क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक बेस्ट पेरेंट्स की, जो कि आप प्लीज़ सभी दर्शकों को बताएं कि ऐसे करने पे बहुत अच्छी फास्ट रिकवरी आपने देखी है, या आपके जो बहुत सारे और भी जो माता पिता के जिनको आप काफ़ी लंबे समय से गाइड कर रही हैं, तो किस तरीके की पेरेंटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑटिज़म की रिकवरी में? किस तरह की पेरेंटिंग, हम एक पेरेंटिंग चूज़ नहीं कर सकते हैं। जेंटल पेरेंटिंग आजकल एक शब्द है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, इस तरीके से पेरेंटिंग की कैटेगरीज तो बहुत हो गई हैं, लेकिन किसी भी समय पे कोई एक चीज़ काम करती है, फिर वो चीज़ दूसरे समय पे काम नहीं करती है। इट्स लाइक मेडिसिन। अगर मैं आज की तारीख में अभी मैं जेंटल पेरेंट हूँ अपने स्पेशल चाइल्ड के साथ, तो कल को मुझे फर्म भी होना होगा कि नहीं, रूल इज़ रूल, तो ये फॉलो करना होगा। कहीं पे अथॉरिटेटिव भी कि नहीं, ये मेरा कमांड है, ये बेटा तुझे करना ही होगा। इन माई हार्ट, मेरे दिल में पता है कि ये नुकसान दे सकती है बात, तो वहाँ पे मैं जेंटल नहीं रहूँगी। तो जैसे दवाई होती है ना, टाइम टू टाइम बदलती है और टाइम टू टाइम हमारा शरीर अलग रिस्पॉन्ड करता है दवाइयों को। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग भी टाइम टाइम पे बदलती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स नॉट कि हम एक पेरेंटिंग चूज़ करें। ओके। आपकी जर्नी जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स की रही होगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने अपनाई होगी अपने बच्चे में, थेरेपी, डॉक्टर से कंसल्टेशन। तो कौन सी ऐसी चीज़ रही महत्वपूर्ण रही, या आपके बच्चे में जो रिकवरी हुई आज की डेट में, कौन सी ऐसी चीज़ें रहीं जिसमें रिकवरी के रेट सबसे ज़्यादा दिखे? और ऐसे सभी पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके की ट्रीटमेंट, चाहे वो थेरेपी हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, या कोई भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, किस समय पे कौन सी तरीके की ट्रीटमेंट लेने चाहिए जो एक राइट पाथवे है? बहुत सारे पेरेंट्स आज की डेट में मिसगाइड होते हैं, या उनको पता नहीं होता कि कौन सा समय में क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर मैं थेरेपीज़ की बात करूं, तो थेरेपी से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो है इंसान, थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थेरेपी। अगर थेरेपिस्ट इमोशनली बच्चे के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, उसमें वो ताकत और प्यार है भर भर के, तब वो थेरेपिस्ट कुछ भी सिखाएगा ना, तो बच्चा सीखेगा। लेकिन अगर हम आ जाते हैं ऐसे थेरेपिस्ट पे जो कहने को तो बहुत स्किलफुल है, वेल सर्टिफाइड है, लेकिन जब वो थेरेपी देने पे आते हैं ना, तो उनका काम होता है कि नहीं तो मैं बच्चे को सिखा के रहूँगी या सिखा के रहूँगा, तब वो ख़त्म है वहाँ पे बात। वहाँ पे बच्चा क्लोज़ हो जाएगा, वो थेरेपीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स फील करेंगे कि अरे हमने तो इतना महंगा और अच्छा स्किलफुल सर्टिफाइड थेरेपिस्ट ढूंढा, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं इससे रिस्पॉन्ड कर रहा, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इमोशनल कनेक्शन की होती है। कई बार कम पढ़े लिखे, कम एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके दिल में एक चाहत होती है बच्चे के प्रति। वो एक डंडा लेके कमांडिंग वे में सिखाने का नहीं रखते हैं जज्बा, वो प्यार से डील करना जानते हैं। तो वो थेरेपिस्ट कुछ भी सिखाएगा ना, वो थेरेपी सक्सेसफुल रहेगी। मेरे लिए जो सक्सेसफुल रहा है वो है घर का प्लान, होम प्लान। क्योंकि सच्चाई ये है, जो एक पेन पॉइंट है मेरा, मुझे कभी भी ऐसे प्यार वाले थेरेपिस्ट मिले नहीं। हाँ, एक स्पीच थेरेपिस्ट है जो बहुत प्यार वाले हैं, जो कि गाज़ियाबाद में है। हम बहुत दूर जाते हैं और मात्र 30 मिनट्स की भी थेरेपी नहीं होती है उनकी। वो जस्ट समझ लो कि हम टच करके आते हैं, लेकिन जाते हैं इसीलिए क्योंकि प्यार ऐसा देते हैं वो बच्चे को कि बच्चा ना मेरा वो बैठना ही चाहता है, दूसरे बच्चे को धक्का दे के कि मुझे बैठना है। ये मेरे लिए मैजिकल था और लाइफ टाइम अंडरस्टैंडिंग थी कि थेरेपिस्ट ऐसा चूज़ करो जो प्यार दे बेहद बच्चे को। मैं आपकी जो ये कन्वर्सेशन सही समझ में आए कि ऐसे बच्चे के लिए सबसे पहले लव, केयर, अफेक्शंस, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। चाहे वो कोई सेंटर हो, चाहे कोई पेरेंट्स जो बच्चे के साथ जो उनका बिहेवियर हो, मतलब कि ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं ऐसे केस में जब रिकवरी फास्ट होने में।
हाँ, पेरेंट्स का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स आज के समय में जब माता पिता दोनों ही वर्किंग हैं और वो ज़्यादातर थेरेपी या किसी भी शैडो टीचर या किसी के हेल्प के थ्रू ऐसे केसेस में रिकवरी करने की कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि रिकवरी हो जाए, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या किसी शैडो टीचर या किसी हेल्पर की हेल्प से क्या आपके बच्चे में रिकवरी हो सकती है, या आपके लाड प्यार से ही वो बच्चे को फास्ट रिकवर किया जा सकता है? जो पेरेंट्स वर्किंग हैं वो घर का फिर एनवायरनमेंट ऐसा बनाने की जिम्मेदारी उठाएं कि अगर घर में फैमिली मेम्बर्स दूसरे हैं या घर में केयर टेकर्स हैं या कोई शैडो टीचर्स हैं तो वो कैसी पर्सनालिटी के हैं। ये चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जाती हैं, आप चाहे जितना कमा लें, क्योंकि प्यार है, कोई प्यार देने वाला, कोई अंडरस्टैंड करने वाला कंपैशनेट पर्सन घर पे है कि नहीं है। अगर घर पे मेड भी है ना, झाड़ू पोछा लगाते लगाते बच्चे से मेरी 2 बातें इतनी मस्ती में करे, इतने प्यार से कि बच्चा ना उसके इर्द गिर्द घूमे, ऐसी मेड होनी चाहिए। भगवान से उसके लिए प्रे करें कि मुझे ऐसी मेड मिले। भगवान से प्रे करें मुझे ऐसे लोग, जब बच्चा बाहर जाए स्कूल तो शैडो टीचर्स और टीचर्स ऐसी मिले कि मेरा बच्चा को इतना प्यार मिले कि उसको ये ना लगे कि मेरे माँ बाप कमा रहे हैं तो मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है जो अगर कमाने बाहर जा रहे हैं तो। ओके कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स बहुत लाख कोशिशें करते हैं फिर भी उसमें कोई रिकवरी नहीं दिखी आती है। ऐसे में एज ए लाइफ कोच आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे, या कौन सा ऐसा मोड़ आया होगा आपके भी लाइफ में जहाँ पे ऐसा लगा हो कि आपने बहुत कोशिशें की और एक पॉइंट पे आके वो केस स्टक कर गया, तो ऐसे में क्या चीज़ें रही होंगी और इस ऐसे में पेरेंट्स को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? प्लीज़ आप कुछ ऐसा सजेस्ट करें सभी को। मेरे साथ जब मेरी बेटी डायग्नोसिस हुई थी, लगभग 3 साल की थी, तो वो थोड़ा बोलती भी थी। फिर मेरे कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे जिससे कि जो बोलने की वॉल्यूम थी वो घटती गई, क्योंकि वो पुश करी जाती थी थेरेपी सेंटर्स में। फिर उसको 3 से 4 बारी रिग्रेशन हुआ। रिग्रेशन मीन्स कि कोई माइलस्टोन अच्छा भला चल रहा था वो माइनस में चली गई, आई कांटेक्ट माइनस में चला जाना या स्पीच माइनस में चले जानी। इंटेंशन, अरे स्पीच हो ना हो, एक फीलिंग होती है कि मुझे कुछ तो एक्सप्रेस करना है, चाहे जेस्चर से कैसे भी, वो फीलिंग्स भी उसकी माइनस में चली गई। कई बार ऐसे पड़ाव आए कि हम माइनस की तरफ गए हैं। हम गए दूसरे डॉक्टर्स के पास फॉर गिविंग वो सप्लीमेंट्स, बड़े महंगे सप्लीमेंट्स, लेकिन किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। पैसे खर्च किए हैं मैंने 20,000 या 30,000 रुपीज़ फॉर 1 सप्लीमेंट। तब समझ में आया धक्के खा के कि ये कहानी सप्लीमेंट्स की नहीं है, रिग्रेशन की कहानी है, मेरी गलती की। मैं क्या गलती कर रही थी? धक्के खा रही थी नोएडा से दिल्ली टू फाइंड बेस्ट थेरेपी सेंटर्स। वो मेरा बच्चा भी धक्के खा रहा, आना जाना, छोटा सा 3.5 साल का। मुझे ऐसा लगता था शहर में रहने की वजह से कि थेरेपी सेंटर ही जाना एक तरीका है, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो बताएंगे मदर को तो मदर वही करेगी। लेकिन कभी भी डॉक्टर्स बोलते हैं क्या कि होम प्लान ज़रूरी हैं, घर पे उसको टाइम दो, घर पे थेरेपी करो, घर का एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। सीधे से लिख देते हैं ABA, OT, फलाना ढिमकाना, लेकिन कभी ठीक से गाइडेंस नहीं करते डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियंस। तो ऐसे पेरेंट्स जो छोटे छोटे शहरों से बड़े शहर में डायग्नोसिस करवाने के लिए आते हैं, वो सीधा थेरेपी सेंटर जाते हैं। बच्चा 3-3 घंटे थेरेपी सेंटर में रहता है, वो रिग्रेस नहीं करेगा, उसका इंटेंशन कम नहीं होगा तो क्या होगा? ओके थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने सभी भी पेरेंट्स को मैसेज दिया इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन ये होते हैं कि मैम आपका मैं पॉडकास्ट भी देखता हूँ और मैं गांव में हूँ जहाँ पर ये थेरेपीज़ नहीं होती हैं, ऐसे में वो पेरेंट्स क्या घर में ऐसी चीज़ें करें जैसे बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखे जाए? जो थेरेपीज़ होती हैं घर में कौन कौन सी थेरेपीज़ कर सकते हैं ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे में रिकवरी थोड़ा फास्ट पाएँ? देखिए, थेरेपिस्ट ऐसा पकड़ें जो बहुत ही सीनियर हो। आप बैठे गांव में, आप बैठे अपने छोटे शहर में जहाँ पे नहीं है सिस्टम सपोर्ट, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन हफ्ते में 1 बारी उनसे
सेशन की अंडरस्टैंडिंग लीजिए कि क्या घर पे हम आधे पौने घंटे का क्या प्लान कर सकते हैं घर पे। गाँव में और छोटे शहरों में तो मिट्टी धूल में बच्चे खेल सकते हैं, और जो गंदगी जैसे कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे माँ लेके जा सकती है, अड़ोस पड़ोस में बड़ा काम वाम चल भी रहा होता है। गाँव में तो नेचर इतना ज़्यादा है कि बच्चे को अगर ठीक से उसके पेरेंट्स को अगर ठीक गाइडेंस मिले तो उसको वो ब्रशिंग और ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये तो शहरों की कहानी है, गांव में डिफरेंट कहानी है। लेकिन थेरेपिस्ट इतना अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं कि उसे पता हो कि अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो टूल्स हैं जो उसकी किताबों में उसे बताए गए हैं वो गांव में नहीं अवेलेबल है, तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है गांव में। ये तो अंडरस्टैंडिंग है अच्छे थेरेपिस्ट की। इसीलिए जो पेरेंट्स का रोल होता है जो छोटे शहरों में है कि ऐसा थेरेपिस्ट ढूंढें जो गाँव को समझे, जो गाँव की बातों को समझे और निकाल के बताए कि आप अपने बच्चे के साथ ये कराएं गाँव में बैठ के, और घर में करें थेरेपी। मुझसे एक हफ्ते में एक बारी कनेक्ट करें और हम लोग हफ्ते में एक बारी बातचीत करके गाइडेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ऑटिज़म के केसेस में स्पीच डिले होता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कमांड फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे में जब आपकी बच्ची जब छोटी थी और आपने जो जर्नी तय किया जिसमें बच्ची जब नॉन वर्बल थी, जो अपनी इमोशन जेस्चर उसको किस तरीके से पेरेंट्स एज ए पेरेंट आपने उस इमोशंस को समझा, उससे जो कनेक्टिविटी किस तरीके की कनेक्टिविटी रखी, ऐसे कौन कौन से मेथड थे जिससे बच्चे जो बोल नहीं पा रहा था बच्चा आपका, तो आपने किस तरीके से उसके इमोशंस को कनेक्ट किया, उसके जेस्चर को समझा, उसमें कौन सारी चीज़ें ऐसी ऑप्ट की जिससे बच्चे में सुधार दिखे? हम लोग रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन RDI ये करते हैं घर पे। ये पेरेंटल प्रोग्राम है, इसके लिए मैं किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती, ये मैं ऑनलाइन लेती हूँ फॉर माई ट्रेनिंग। तो जब मैं ट्रेन होती हूँ तो मैं उसके आई कांटेक्ट पे काम करती हूँ, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पे काम करती हूँ, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करती हूँ। क्योंकि ये बच्चे क्या होता है ना कि कई बार माँ बाप से भी ठीक से कनेक्ट नहीं करते, सिर्फ माँ से कनेक्ट करते हैं, ना फादर से ना फैमिली मेम्बर्स से। तो जो RDI होता है रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन, ये इसका जॉब ही है इस थेरेपी का घर वालों से कनेक्ट करवाने में। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ये फ़ोन है, बच्चा फ़ोन मांग रहा है, बच्चे फ़ोन मांगते हैं, बच्चे ने मांगा फ़ोन, ये बच्चे का हाथ है और मैं हूँ मदर, ये मेरे हाथ में फ़ोन है। बच्चा कह रहा है फ़ोन, तो मैं क्या उसको हाथ में फ़ोन दूंगी और रोकूंगी 2 सेकंड के लिए। वो तो थोड़ा बहुत खींचेगा, मैं रोकूंगी। फिर जैसे ही ना बच्चे का नेचुरली आँख मेरे आँख की तरफ जाएगी, जैसे ही आँख मेरी तरफ गई मैं तुरंत छोड़ दूंगी। बेटा तूने मुझे देखा, ये ले तेरा गिफ्ट। चॉकलेट टॉफ़ी नहीं दे रही हूँ मैं। घर के डे टू डे चीज़ों में जो बच्चे का फेवरेट टॉय है मैंने लेकर बैठा है, मैं लेके बैठी हूँ। फेवरेट टॉय भी नहीं, बच्चे तो घर के सामानों से खेल रहे होते हैं, खिलौनों से भी नहीं। कई बार कि मान लो कि कपड़े धोने वाले ब्रश से ही खेल रहे होते हैं, झाड़ू से खेल रहे होते हैं। झाड़ू लिया, मैंने झाड़ू पकड़ लिया, ले झाड़ू बच्चे ने पकड़ा, मैंने नहीं छोड़ा 2 सेकंड 5 सेकंड। उसको बच्चे को लगा ये छोड़ क्यों नहीं रही है झाड़ू, ऊपर देखा माँ को, तुरंत माँ ने छोड़ दिया। ऐसे गिन के 5 बार दिन में किया। आई कांटेक्ट बढ़ाने का ये तरीका, इससे बच्चे को क्या फीलिंग आती है, मैं देखूंगा तो मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिल जाएगी। इसमें ABA की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये RDI में होता है। क्योंकि जब घर में रिलेशनशिप अच्छा होगा तो उसे कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बाहर भी ऐसे कर सकता हूँ। तो बाहर वाले कहते हैं आपका बच्चा इंप्रूव हो रहा है, बाहर वालों को नहीं पता कि RDI हो रहा है। ADHD ऑटिज़म या जो आपने बात की न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे इस बीमारी से काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, उनको खान पीन में या उनके जो डाइट है किस तरीके की देनी चाहिए ताकि उनके बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, साथ में जो ग्रोथ है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा रहे। ऐसे में कौन सी डाइट आप एज ए कोच सभी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए? देखिए आजकल विंटर्स हैं, पोल्यूशन बहुत हाई है, बच्चे की इम्यूनिटी का ख्याल इस वक्त नहीं, पूरे पहले 4 महीना 3 महीना पहले से रखना होता है। होम्योपैथी या आयुर्वेदा बहुत अच्छे सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हम सप्लीमेंट के फॉर्म में बच्चे को इम्यूनिटी के लिए दे सकते हैं।
पैक्ड फूड, चॉकलेट, कुरकुरे, ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे टू द मैक्सिमम। घर का खाना देंगे और थोड़ा ट्राई करेंगे कि प्रोटीन रिच फूड दें। ये तो डाइट हो गया, और होम्योपैथी और आयुर्वेदा हो गया फॉर पैरेलल इंटरवेंशन। इमोशनली बच्चा नर्चर्ड फील कर रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा खान पान तो अच्छा कर रहा है, पेरेंट्स अच्छा दे रहे हैं खाना, लेकिन इमोशनली वो बच्चा बहुत रोता है। कई बार बच्चे 3-3 घंटे ये स्पेशल चिल्ड्रन रोते हैं और पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि मेरा बच्चा रो क्यों रहा है। रो रो के छोटे नहीं, बड़े की भी इम्यूनिटी ख़राब होएगी। फिर वो चाहे पोल्यूशन हो, चाहे कोई भी समय हो, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स खान पान और सप्लीमेंट के सिवाय इमोशनल नर्चरिंग पे काम कर रहे हैं कि नहीं। ये काम 12 महीने का है। ये ट्रेनिंग के लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ एज अ पेरेंट कोच, क्योंकि मेरा काम है टू हेल्प पेरेंट्स ऑफ स्पेशल किड्स इमोशनली, मेंटली, कि वो अपलिफ्टेड फील करें, एनकरेज्ड और हैप्पी फील करें, जो मेरी लाइफ का पर्पस है, ताकि वो अपने फैमिली में और बच्चों में वो चीज़ डालें। ये काम को आपको डिले नहीं करना और रोकना भी नहीं है। तब जाके साथ साथ आप खान पीन की बात करेंगे या होम्योपैथी और आयुर्वेदा की बात करेंगे। आप एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की पेरेंट्स भी हैं लाइफ कोच के साथ साथ, तो आपने भी बहुत बार समस्या से जूझी होंगी कि जब बच्चे को स्कूल में लेके जा रहे होंगे तो उस समय स्कूल में एडमिशन्स नहीं मिलता होगा, या कई बार एडमिशन्स लेने के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स आती होगी। तो कई बार पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, या कई बार उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या डिसीजन लें। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम है। अगर कुछ कम बच्चे हों क्लास में, 30-30 बच्चे या 40-40 बच्चों की क्लास में बच्चा रिग्रेस करेगा, माइनस में जाएगा, उसके सोशल स्किल ख़राब है, वो नहीं रह सकता है, टिका नहीं सकता अपने आप को 30 बच्चों में, तो आप ऐसे स्कूलों में नहीं डालेंगे। स्कूल में डालने के लिए सबसे पहले देखना है कि 8-10 बच्चे से ज़्यादा बच्चे ना हों। हाँ, अगर न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं या न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, इट्स ओके अगर वो दूसरे बच्चों के साथ है जो कि नहीं है स्पेशल किड्स, लेकिन पेरेंट्स ये समझें कि टीचर्स कैसी हैं, क्या टीचर सपोर्टिव है, क्या स्कूल को समझ में आ रहा है आपका बच्चा। अगर स्कूल नहीं सपोर्ट कर रहा है आपके बच्चे को, तो आप इतना परेशान ना होएं। दूसरे उपाय हैं, पड़ोसी के बच्चों को लेकर एक ग्रुप बनाएं, घर में मात्र 2 से 3 बच्चे बुलाएं, शाम को 5 से 6 या जब भी आपको लगता है आपका बच्चा फ्रेश माइंड में है, सोया हुआ है, खाया हुआ है, आप स्लॉट्स बना दें, हफ्ते के 2-3 स्लॉट्स, 4 स्लॉट, और एज अ मदर 1 घंटे की कुछ एक्टिविटीज़ कराएं, उन बच्चों के साथ खिलवाएं। नहीं समझ में आ रही स्कूलिंग तो इस तरीके से कुछ करें। स्पेशल स्कूल में डालने के रीज़न्स बड़े पर्टिकुलर होते हैं, जैसे कि बच्चा बिल्कुल ही नॉर्मल स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पा रहा है और डॉक्टर्स कहते हैं कि वो स्पेशल स्कूल में ही डाला जाए, तब आप स्पेशल स्कूल में डालें। वरना इस तरीके से नहीं तो घर में कुछ प्रोग्राम करें, व्यवस्था करें, और नहीं तो दूसरे नॉर्मल स्कूल में डालें एटलीस्ट लाइफ के कुछ साल, उसके बाद आप चाहे जो डिसीजन ले लें। एज ए लाइफ कोच आप आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी पेरेंट्स को क्या 5 टिप्स देना चाहेंगी, जिसमें उनके पेरेंट्स को, मदर फादर को 5 विशेष चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए ऐसे बच्चों में? सबसे पहले टिप नंबर 1, बच्चा नहीं आप हैं इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके ज़रिए चलनी है ये नाव और आपको पार लगाना है इसे। तो जो कश्ती चला रहा है उसके हाथ में, बाजुओं में ताकत तो होनी चाहिए। अपने ऊपर ध्यान देंगे, सबसे पहला टिप। दूसरा ये है कि किसी दिन जब आप परेशान हैं तो आप हेल्प लें दूसरों की। उन लोगों के साथ उठे बैठें जो आपको प्यार करते हों, जो आपको समझें, आपके दिल को, आपकी प्रॉब्लम्स को। उन लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत नहीं है जो खुद ही दूसरों की बुराइयां आपसे करते हैं, कल को आपकी बुराइयां किसी और से करेंगे। आप क्या ऐसे लोगों के साथ सेफ फील करेंगे अपनी जर्नी को शेयर करने में या हेल्प लेने में? तो बड़ा ही स्मार्टली समझना है कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो अगर आपको लोग मिल नहीं रहे ना, तो आप 0 लोग रखेंगे, लेकिन एक भी इंसान के साथ रहें तो वो बहुत चूज़ करके रखें कि हमेशा आप और वो दिल से कनेक्टेड हों। तीसरी बात ये कि अगर पॉसिबल हो तो एक्सरसाइजेस करें, व्यायाम करें, सनलाइट लें
और योगा करें। मदर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन मुश्किल है क्योंकि दिमाग अगर असंतुलित है तो चांट करेंगे, लेकिन कुछ एक चीज़ करेंगे। चांट मतलब ओम चांट, या आपके रिलीजन में जो भी चांट होती है आप वो चांट करेंगे। ज़रूरी नहीं है, कई बार मेडिटेशन लोगों को नहीं इफ़ेक्टिव होता है, उनसे उनके बस की नहीं होती। चांट करिए, लेकिन कोशिश करके कम से कम 10 से 15 मिनट रोज़ सुबह उठ के अपने लिए वो चांटिंग का समय निकालें। सुबह भी हो सके और शाम को भी, दिन में 2 बारी। अगर हो सके तो किताबें पढ़िए जिसमें कि सेल्फ हेल्प बुक्स, जिसमें कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है लाइफ में, अपनी आत्मा को कैसे संतुष्ट करना है, ऐसी किताबों को पढ़िए। आधा पन्ना पढ़िए बस, उससे ज़्यादा का आपके पास शायद समय ना हो, मत पढ़िए, लेकिन आधा पन्ना और 10 मिनट चांट, अच्छी संगत में रहना और सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, ये काम ज़रूर करिए। और जो 5वां है, बच्चे की थेरेपीज़ हो सके तो घर पे करिए, थेरेपी सेंटर लेके जाइए, लेकिन घर का इमोशनल कनेक्शन जो बच्चे के साथ होता है वो प्रसाद की तरह होता है बच्चे के लिए। वो प्रसाद को उसे रोज़ दीजिए, वो समय आपके साथ उस बच्चे का बहुत ज़रूरी है, थेरेपिस्ट के साथ बाद में। सो आप लोग समझे होंगे कि एज ए ऑटिस्टिक पेरेंट्स आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज होना चाहिए, साथ ही बच्चे के साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही जैसे मैम ने बताया कि आपको भी एज ए थेरेपिस्ट अपना रोल प्ले करना पड़ेगा ऐसे बच्चों की रिकवरी के लिए। सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑटिस्टिक चाइल्ड में मदर के साथ साथ फादर का भी क्या क्या रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिसमें फादर काफ़ी लेट घर वापस आते हैं बच्चों को, या मॉर्निंग में जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, तो ऐसे में फादर का क्या रोल होता है, और ऐसे फादर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वो बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम जो होता है, जैसे आपने बात किया कि अच्छी एनर्जी होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, इमोशनल जो एक बच्चे के बीच में आपके बीच में बॉन्डिंग होना चाहिए, जो उसको जेस्चर को समझने के लिए, तो ऐसे फादर का क्या रोल होना चाहिए अगर वो वर्किंग है, ऐसी कौन सी इस कंडीशन में फादर बच्चे के साथ किस तरीके से क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें ताकि बच्चे में भी मदर की तरह फादर में के बीच में जो बॉन्डिंग हो और अच्छी बने। फादर का रोल है अपना ख्याल रखना, जो कि मैं पेरेंट्स के लिए एक रूल ऑफ थंब है कि अपना ख्याल तो आप रखिए ही रखिए। जो बच्चे की मदर है उसको भी समझें, अपने आप को भी समझें, मदर को भी समझें कि वो जो काम कर रही है घर पे बच्चे का ख्याल रखने का, वो एक वॉर से, एक जंग से कम नहीं है। जैसे आर्मी में सोल्जर्स तैनात रहते हैं ना बॉर्डर पे, कैसे वो दुश्मनों का सामना करते हैं, मदर की जो इमोशनल स्टेट होती है ना वो ऐसी ही होती है, लेकिन ना वो दिखती नहीं है, उसके हाथ में बंदूक नहीं है, उसके पास वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो दिखता नहीं है, लेकिन इमोशनली वो वैसा ही फील करती है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि फादर चाहे थके हुए आए हैं, नहीं है टाइम, अंडरस्टैंड हो रहा है ये बात, लेकिन मदर को भी समझें कि वो भी थकी हुई है। दूसरी बात ये कि बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड फादर इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चा देखता है और सेफ फील करता है अगर उसके माँ बाप अच्छे से बॉन्डिंग करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा ना पैदा हुआ है आपके घर, उसके पास कोई और जगह तो है नहीं जाने के लिए। हमारे पास तो फिर भी दूसरे लोग हैं दोस्त बनाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। स्पेशल चाइल्ड के पास कहीं नहीं जाने के लिए जगह है, उसे उसी घर में रहना है जहाँ पे लड़ाई चल रही है, और उसे उसी घर में रहना है जहाँ पे प्यार है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत इम्पॉर्टेंट है गुड बॉन्डिंग, बहुत सारा प्यार। फादर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर टाइम नहीं है, फादर के पास अगर टाइम नहीं है तो मात्र 15 मिनट दें बच्चे को, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि बच्चे के साथ 2 घंटा 3 घंटा खेलें, मार्केट ले जाएं, वो ज़माने चले गए। पहले होते थे जॉब्स में कि फादर जो है शाम को 6-7 बजे घर आ जाते थे। अब के टाइम में फादर बड़े मेहनत के समय आ गए, मेहनत करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा टाइम लगता है बाहर। 15 मिनट देंगे, क्वालिटी देंगे, और उस क्वालिटी में ना फ़ोन देखेंगे वो फादर, ना खाना मांगेंगे, ना वॉशरूम जाएंगे। पहले खुद खाना खा लो, पहले आप वॉशरूम चले जाओ, फ़ोन देखना है पहले देख लो।
15 मिनट जब बच्चे के साथ हो तो ये 3-4 काम ना करो, आँखों से आँखों मिला के बच्चा कह रहा है ये करना है तो वो करो, लेकिन वो 15 मिनट टोटली बच्चे के लिए होने चाहिए। सो आखिरी सवाल मेरा, जैसे कि आपने बोला कि ज़्यादातर जो ऑटिस्टिक चाइल्ड्स होते हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स उनको घर में ही रखना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते। तो आपकी जर्नी में आउटडोर एक्टिविटीज़ जो आपने अपने बच्चे के साथ, जब बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराया, तो उसमें कैसे रिजल्ट दिखे, और उन सभी पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए, क्या इंडोर एक्टिविटीज़ के साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए, और उसका क्या बेनिफिट होता है रिकवरी के केसेस में? कोई भी जब हम मेंटल हेल्थ इशू की बात करते हैं ना, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या ये जो न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टी है, ऑटिज़म, ADHD, ये लोग हमेशा नेचर में इम्प्रूव करते हैं, थ्राइव करते हैं, सनलाइट में, ग्रीनरी में, पेड़ों में। तो हमेशा कोशिश करके आधा घंटा 1 घंटा इन बच्चों को पार्क लेके जाएं और ऐसे बगीचों में लेके जाएं, स्पोर्ट्स कराएं, साइकिलिंग कराएं जो वो बाहर हों, नेचर में। नेचर से जब बच्चे कनेक्ट होते हैं ना, ज़्यादा फोकस्ड फील करते हैं। हमेशा पेरेंट्स की डिफ़िकल्टी है मेरा बच्चा फोकस नहीं कर पाता, पेरेंट्स का ये चैलेंज होता है। तो सच्चाई ये है कि वो ना परेशान हो गया इंडोर रहते रहते, उसे एक ब्रेक चाहिए, उसे लेके जाएं नेचर में, उसका फोकस और खुशी दोनों वापस आएगा। मतलब कि नेचर भी एक बहुत हीलिंग थेरेपी का काम करती है ऐसे बच्चों में रिकवरी के साथ साथ, क्योंकि नेचर से जब बच्चा कनेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली अपने आप में उसके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हैं, और रिकवरी का जो होता है काफ़ी फास्ट होती है, ऐसा आपका कहना है मतलब कि? जी 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 डॉक्टर। नॉन वर्बल बच्चों में कोई ऐसा टूल है जो कि आपने यूज़ किया हो और काफ़ी बेनिफिशियल हो, आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगी? जो नॉन वर्बल बच्चे होते हैं हमारे, सबसे अच्छा है टेक्नोलॉजी। आवाज़ ऐप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा देश लेके आया है, जो कि आईपैड या फ़ोन पे हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि ऑडियो और विजुअल, यानी कि जो बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो कि आँख से फ़ोटोज़ देखकर इंटरेस्ट दिखाते हैं, समझते हैं पिक्चर्स को, तो वो जो आवाज़ ऐप है उसकी हेल्प के ज़रिए हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन भी सिखा सकते हैं अगर उनको स्पीच डिले है। दूसरा है पेक्स, फ़ोटोज़, रियल फ़ोटोज़, असली फ़ोटो। क्या खा रहा है बच्चा, उसकी खाते हुए की फ़ोटो, उसके वॉशरूम पॉट सीट की फ़ोटो, उसके सोते हुए की फ़ोटो, उसके कहीं घूमने गया नानी हाउस, दादी हाउस, कज़न्स के पास, या कहीं अच्छी जगह, कुछ उसके सैड बुरे मोमेंट्स की फ़ोटोज़। इतनी सारी फ़ोटोज़ रखिए घर में और लगाइए उनको दरवाज़ों पे, अलमारियों में, कि घर जो है फ़ोटोज़ से भर जाए। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो फ़ोल्डर क्रिएट करें, पिक्चर्स जो उसकी रियल पिक्चर है, बच्चे की रियल एक्सपीरियंसेस की, और आवाज़ ऐप एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कब उसकी स्पीच आएगी, तब हमको समझ में आएगा कि वो क्या व्यक्त कर रहा है। तब तक उसकी इमोशनल हेल्थ अगर सफ़र कर रही है और वो दुखी है तो वो दुखी ही रहेगा, तो कितने साल दुखी रहे। तो हमें चाहिए कि बच्चे का दुख एक तरफ, स्पीच दूसरी तरफ, पहले हमें उसे इमोशनल हेल्थ पे काम करना है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम आवाज़ ऐप या पेक्स जैसी साधनों को, टूल्स को यूज़ करें अपने डेली लाइफ में। बच्चों में स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने पर क्या क्या समस्या हो जा सकती है, आपका क्या अनुभव रहा है ऐसे में? डॉक्टर, स्क्रीन टाइम जो ऑटिज़म या नॉन वर्बल बच्चों में मना करते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन स्क्रीन ना एक दवाई की तरह है, उतना दो जितने का अच्छा असर हो, उसके बाद विड्रॉ कर लो। जैसे कि अगर हम आवाज़ ऐप की बात करें जो कि आईपैड या फ़ोन पर होता है, तो वो स्क्रीन टाइम है जो कि आपके बच्चे की ताकत है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। ऐसे में उस आईपैड में अगर आपने आवाज़ ऐप एक एप्लीकेशन डाला है, तो कोई यूट्यूब नहीं है उसमें, कोई और एप्लीकेशन नहीं है जिस पे गेम्स खेलेगा बच्चा, सिर्फ आवाज़ ऐप है। उसे समझ में आना चाहिए कि ये आईपैड सिर्फ बोलने के लिए है, बातचीत करने के लिए है, ये मेरा हथियार है फॉर स्पीच। तो वो स्क्रीन टाइम तो बेनिफिट का हो गया। लेकिन अगर हम यूट्यूब दें, कोकोमेलन दिखाएं या कोई कार्टून ऐसे चीज़ें दिखाएं जो बहुत ब्राइट है, बहुत मूव कर रहा है, तो वो बच्चे की मानसिक स्थिति को ख़राब करेगा। वो स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है। तो स्क्रीन टाइम भी हमें दवाई की तरह देना है, जो उसके बेनिफिट में है वो देना है, उतना देना है जिससे उसको कम्युनिकेशन आए, अच्छे शब्द पकड़े। थोड़ा देना है लेकिन उतना देना है जो क्वालिटी हो, जिससे कि वो अच्छी चीज़ें सीखे।
ठीक है, एक टेस्टिमोनियल मेरे लिए दीजिएगा मैम, ठीक है। जी। सो मैम, आप एक लाइफ कोच भी हैं और आपने कई बार अपने बच्चे के लिए मेरे से कंसल्ट भी किया है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे वो ऑटिज़म के केसेस में या कोई भी एक्यूट केसेस या कफ एंड कोल्ड में। तो कैसा फीडबैक रहा आपका होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऐसे बच्चों में केसेस में? आप प्लीज़ कुछ टेस्टिमोनियल ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को ऑटिज़म है और अभी वो लगभग 8 साल की होने वाली है अगले 3-4 महीनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर की मेहनत के साथ साथ होम्योपैथी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी इन दिनों ही इम्प्रूव हुई है ज़्यादा, जब होम्योपैथी को देना हमने शुरू किया। तो होम्योपैथी पैरेलल अपनी मेहनत के साथ साथ लेते रहना ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ पे हम सारा बेट नहीं लगाते, जैसे हम अपना पैसा जो है सिर्फ एक प्लॉट पे और एक फ्लैट पे नहीं लगाते ना, म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं, एसआईपी में भी डालते हैं। इसी तरीके से बच्चे के लिए हमें हर जगह की मेहनत करनी है, होम्योपैथी की भी मेहनत करनी है, थेरेपीज़ की भी मेहनत करनी है। तो मैंने जो फ़ील किया कि सिर्फ थेरेपी इनफ नहीं थी, होम्योपैथी का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट था। उसके बिना अकेली थेरेपी से नहीं चल रहा था मेरा काम। और कई बार कफ एंड कोल्ड या फीवर जैसे समस्या जब बच्चे की हुई, तो उस समय भी जब आपने होम्योपैथी मेडिसिन ली, तो कितनी इफेक्टिव रही है आपके बच्चे में से? डॉक्टर, कफ एंड कोल्ड के लिए तो मैं कहूँगी जब भी वेदर बदला, बच्चे की इम्यूनिटी मेरे को होम्योपैथी के थ्रू ही इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। तो इम्यूनिटी इम्प्रूव करना, क्योंकि कम से कम 4 बारी तो सीज़न बदलता ही है, एक हफ्ता बच्चा बीमार पड़ता है, उसके बाद वो बारिशों का अलग समय, बैक्टीरियाज़ का, ह्यूमिडिटी अलग, इतने सारे जो बदलते मौसम और वेदर होते हैं ना, तो होम्योपैथिक का ही सहारा मैंने लिया है, ऑटिज़म के लिए भी और इम्यूनिटी के लिए भी। इसको मैं छोड़ी नहीं हूँ, ये मेरे साथ पैरेलली चल रहा है। एज ए लाइफ कोच मैंने देखा है कि आप बहुत सारे सेमिनार्स करते रहते हैं, पेरेंट को ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो अभी आपका कोई लेटेस्ट कोई वेबिनार्स या कुछ है जो आप इस सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो ज्वाइन कर सकें और आपके नॉलेज से उनको इनलाइट हो पाए या उनको एक मार्गदर्शन मिल पाए? स्पेशल किड्स मदर्स के लिए मैं स्पेशली दिसंबर में 11 तारीख को एक वेबिनार लेके आ रही हूँ, और बहुत मिनिमल चार्जेस है इसके, 99 रुपीज़ ओनली। 99 इसीलिए ताकि वो समझे कि उन्हें आना है और उनके बेनिफिट का है ये वेबिनार है पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने आप को कैसे नर्चर कर सकें, जो एक कामनेस और जो एक पीस चाहिए मदर्स को, वो पीस कैसे हासिल होती है, वो खुशी कैसे हासिल होती है, और कैसे हम अपने आप को मैनेज करें जब बच्चा टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, जब घर में इतना माहौल केओटिक है, नेगेटिव माहौल हो रखा है। तो मदर ऐसे में अपने आप का ख्याल कैसे रखे और उस माहौल को कैसे बदल सके। वेबिनार के थ्रू मैं एक खुशी और शांति कोशिश करूँगी कि वो आए मदर्स की ज़िंदगी में। तो यही मेरा पर्पस है वेबिनार का। सभी दर्शकों को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मैम का वेबिनार जो कि 11 दिसंबर को है ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मैम एक लाइफ कोच हैं, साथ ही ऑटिस्टिक चाइल्ड की पेरेंट्स भी हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी को आज एक मिशन के रूप में लेके समाज में चल रही हैं। और उनका एक उद्देश्य है कि उन सभी पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा गाइड बनना, उनको एक मार्गदर्शन देना। जो आप लोग 11 दिसंबर सेमिनार जो है उसको जरूर अटेंड करें, और डेफिनेटली मैम के नॉलेज से आपकी पेरेंटिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा, साथ में आपके बच्चे के कहीं ना कहीं जो रिकवरी में कहीं ना कोई हर्डल आ रहा होगा उसमें ज़रूर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नमस्ते, हमारे साथ आज हैं डॉक्टर प्रिंस, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है ऑटिज़म एंड ADHD। वेलकम डॉक्टर प्रिंस। थैंक यू। हमारे साथ हैं ये एक पॉडकास्ट में, जिसमें कि ये जो स्पेशल किड्स रिलेटेड समस्याएं हैं उनके आंसर्स देंगे। मैं खुद एक मदर हूँ स्पेशल चाइल्ड की, तो पेरेंट्स के बिहाफ पे ये पॉडकास्ट है, और डॉक्टर प्रिंस जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं अपना सुझाव देंगे और बताएंगे कि पेरेंट्स डे टू डे अपनी लाइफ में कैसे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। जैसे कि सीज़न चेंज होता है, पोल्यूशन एलर्जी होती है, एस्थमा होता है, बहुत सारी ऐसी बातें जो कि ऑटिज़म या ADHD बच्चों को एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो वेलकम डॉक्टर प्रिंस। थैंक यू मैम। डॉक्टर प्रिंस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा बच्चों का, स्पेशल चिल्ड्रन के गट हेल्थ की समस्या पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है। कभी उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी तो उनको लूज मोशन होता है, इनडाइजेशन होता है,
ऑलरेडी वो पिकी ईटर्स होते ही हैं। गट हेल्थ जो होती है वो समवेयर कभी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होती है। होम्योपैथिक के हेल्प से हम क्या गट हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं डॉक्टर साहब? जैसे कि आपने बात की गट हेल्थ की, जिसे सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है, ऐसे केसेस में बच्चों में गट हेल्थ का कहीं ना कहीं हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रोल प्ले करता है, क्योंकि जो गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका जो बॉडी में जो उनका जो संख्या होती है, जैसे बात करें कि हमारे पूरे बॉडी के अंदर 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, जिसमें जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो कम से कम 1 ट्रिलियंस उनकी संख्या होती है। तो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये हमेशा हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, डाइजेशन हेल्प करने में, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 इन सब के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारी ये बॉडी के अंदर जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको भी रेगुलेट करता है। खास करके ADHD ऑटिज़म के केसेस में गट हेल्थ का इंपॉर्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब बच्चा कॉन्स्टिपेटेड होता है, जब ब्लॉटिंग होती है, तो उसमें बच्चे की हाइपर एक्टिविटी, इरिटेशंस बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि नॉन वर्बल होते हैं, तो ऐसे में समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं इनको ये समझना होगा कि बच्चे को बच्चे की जो गट हेल्थ है इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, तो गट हेल्थ हेल्दी है कि नहीं। तो सबसे पहले चीज़ देखें कि बच्चे के अंदर कोई कॉन्स्टिपेशन की तो नहीं है काफ़ी लंबे समय से। कॉन्स्टिपेशन भी क्या होता है कि अगर बच्चा 3 दिन 4 दिन पर वो स्टूल पास कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, और ये काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम चली आ रही होती है। दूसरा, ब्लॉटिंग होना, मतलब कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड रहना, गैस बनना, ये सारी चीज़ें जो गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में आपको डाइट जो होता है, जिसमें प्रीबायोटिक जो कि अच्छे माइक्रोब्स जो होते हैं, इनके लिए जो डाइट जो ज़रूरी होता है, जैसे कि कर्ड लेना, छाछ पीना, इडली, ढोकला, ऐसी चीज़ें जो कि आपके गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में बेनिफिशियल होते हैं। साथ में ऐसे बच्चे को कोई पैक्ड चीज़ ना दें, कोई ऐसी चीज़ ना दें जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिले हैं, क्योंकि वो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको उनके नंबर को डिक्रीज़ करते हैं। तो ऐसे में सभी पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे के गट हेल्थ को ध्यान रखें। और होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा ऐसे में काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चों में दी जाती है। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे इंडाइजेशन हो, चाहे गैस्ट्रिक इशू हो, उन सभी में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। बताना चाहूँगा कि ऐसे में जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कोई एक सिंगल मेडिसिन नहीं होती जो कि आपकी गट हेल्थ में काम करे। बहुत सारी ऐसे मेडिसिन होती हैं जो आपकी गट हेल्थ में काम करती हैं बच्चों के केसेस में। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं उसके बाद ही वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, और बहुत ही अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने अपने प्रैक्टिस में देखे हैं ऐसे केसेस में। और डॉक्टर, पोल्यूशन एलर्जी के लिए क्या किया जाए? आजकल जैसे सर्दियां आ रही हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा पीक पर है, बच्चे खांस रहे हैं, हर दूसरे बच्चे को कभी वायरल हो रहा है, कभी कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी लो हो गई है डॉक्टर साहब। अभी ऐसे में हम होम्योपैथी की हेल्प से क्या इम्यूनिटी को और इस पोल्यूशन एलर्जी को एड्रेस कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है, इवन बहुत सारे अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडियाज़ में भी ये अभी रिसेंटली आया हुआ है आर्टिकल कि 2 साल की कम उम्र के बच्चों को अगर होम्योपैथी दी जाती है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन से ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, साथ में उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे के मानसिक, शारीरिक हर एक लक्षणों में, इवन बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको बिल्डअप करता है। क्योंकि और ये हमेशा ये ऐसा नहीं होता कि आपने थोड़े टाइम के लिए मेडिसिन दिया फिर से बार बार कफ एंड कोल्ड। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे देते हैं तो बच्चे की जो इम्यूनिटी होती है काफ़ी अच्छी बिल्डअप हो जाती है। और वो ये जो आपने बताया कि बार बार खांसी, जुकाम, बुखार होने वाली जो प्रवृत्ति है, ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा बच्चे की इम्यूनिटी को भी ठीक किया जा सकता है। साथ में जब भी सीजन बदलते हैं, चाहे खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, ऐसे में अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन से फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। बट ध्यान रखना पड़ता है कि क्या आप सही डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी डोजेस क्या है, उसकी पोटेंसीज क्या है, सही मेडिसिन का चयन, उसके डोजेज अगर आप बच्चे को देते हैं तो एलोपैथी से फास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है। और मैंने अपने ओपीडीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। इवन मेरे ओपीडीज़ के आसपास मेरे डॉक्टर्स के नाम से फेमस है कि आपके बच्चे को बुखार है, आप उस डॉक्टर्स के पास लेके जाइए, 1 डोज में ठीक कर देंगे। और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब आज ही बुखार आया है और सुना है कि अगर आप होम्योपैथी फर्स्ट डे देते हैं तो इसे सेम डे ही ठीक हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं मेरे।
डॉक्टर, पेरेंट्स कई बार एंटीबायोटिक्स अपने मन से दे देते हैं, जैसे देखते हैं कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, वो डॉक्टर्स को कंसल्ट भी नहीं करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है डॉक्टर? देखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशंस बिल्कुल ही स्टॉप कर दें। कि आप अपने बच्चे को बुखार हुआ, लूज मोशन हुआ तो आपने एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो डॉक्टर्स का बच्चे को ऑब्जर्व करना, उसका साइन सिम्टम्स को नोटिस करना, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कौन से मेडिसिन देनी चाहिए। देखिए, होम्योपैथी में कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं आती है, बट बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो कि एंटीबायोटिक्स से अच्छा काम करती हैं। और ऐसे पेरेंट जो बार बार खुद से एंटीबायोटिक्स ऐसे बच्चों में दे देते हैं, तो बताना चाहूँगा कि ऐसे में आपके बच्चे की कहीं ना कहीं हेल्थ अफेक्ट होती है, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे के हेल्थ पे पड़ता है। चाहे वो उसका इम्यून सिस्टम हो, वीक हो जाता है, किडनी, लीवर, उन सभी चीज़ों पे अगर आप इस तरीके से बिना ज़रूरत या बिना इंटेंसिफाई जो कंडीशंस हो जाती हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं भी देना होता, आप खुद से देते हैं, ऐसे केसेस में आपके बच्चे का कहीं ना कहीं हेल्थ अफेक्ट होता है। तो प्लीज़ आप सभी पेरेंट्स एंटीबायोटिक्स सेल्फ देना बंद कर दें, और ऐसे केसेस में अपने बच्चे को अगर होम्योपैथिक मेडिसिन देते रहें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो मुझे लगता है कि आपको ये बार बार जो प्रॉब्लम हो रही है बच्चे के साथ, उससे भी अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं जो एक मेंटल ट्रॉमा के शिकार हो जाते हैं जब बच्चा बीमार होता है, तो वो भी आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर, कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिज़म हो चाहे ADHD, उनको दूध नहीं पचता है। मिल्क इंडाइजेशन की समस्या के लिए क्या आप कह सकते हैं कि होम्योपैथिक में क्या कोई इलाज है? देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा, और आज के समय में मुझे लगता है कि हर घर में यही प्रॉब्लम है। या कई बार बहुत सारे पेरेंट्स लगातार मुझे कॉल करते हैं, खास करके जब किसी के यहाँ बेबी होता है, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा 1 महीने का हो गया है, मदर का मिल्क नहीं ले रहा है, हम उसको आर्टिफिशियल मिल्क दे रहे हैं। और ऐसे वही पेरेंट्स जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, साल भर का हो जाता है, तो उन्हीं पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो उन सभी पेरेंट्स को सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बच्चा होता है तो माँ और बच्चे के बीच में जो एक प्यार होता है, लाड होता है, एक मदर केयर जो होता है, कई बार वो मदर केयर जो ज़्यादा होने की वजह से उनको लगता है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो एक ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बच्चा जो होता है, जब मदर होती है, तो जो फर्स्ट मिल्क निकलता है जिसमें कोलेस्ट्रम होता है, जो कि बच्चे के लिए एंटीबायोटिक्स के तरीके से काम करता है, मतलब उसके इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उस मिल्क में जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। वो कहीं ना कहीं कई बार ये आर्टिफिशियल मिल्क पे स्विच हो जाने की वजह से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे की इम्यूनिटी भी वीक रहती है, और साथ में कहीं ना कहीं आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। रही बात होम्योपैथी में, बहुत सारी होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन आती हैं जो इनडाइजेशन, अगर बच्चे में कोई मिल्क इंटॉलरेंस है उसकी भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है, बच्चे में मिल्क डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसकी भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो होम्योपैथी में उन सभी चीज़ों की जो प्रॉब्लम एक बच्चे और डाइजेशन से रिलेटेड, मिल्क इंटॉलरेंस से लेके, कॉन्स्टिपेशन से लेके सभी, या कई बार ऐसा भी समस्या होती है कि मदर, कई बार फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मदर में जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो सिक्रीशन है, वो नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन और सिक्रीशन, उन सब की भी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं, जो मदर हैं, जिनमें मिल्क जो है प्रोडक्शन या उसमें सिक्रीशंस की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो ऐसे सभी मदर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अपने किसी निकटतम डॉक्टर से एक बार ज़रूर परामर्श करें। वो बहुत सारी ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसमें आपके मिल्क प्रोडक्शन से लेकर सिक्रीशन, और बच्चा जो है, जब मदर का मिल्क जो लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहीं ना कहीं आप फर्स्ट कुछ इनिशियल जो 5 to 10 डेज होते हैं, कोशिश करें कि मदर का जो मिल्क है बच्चे को पिलाने की कोशिश करें, जिसमें कहीं ना कहीं जो दादी होती हैं वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। और आज के समय में बहुत से घर में दादियाँ ना हैं, उसके भी समझिए कि एक साइड इफ़ेक्ट है ये समस्या होने की। जी डॉक्टर, आजकल वैक्सीनेशंस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बहुत बच्चों में इश्यूज़ आ रहे हैं। होम्योपैथी कैसे इस चीज़ को एड्रेस कर सकती है, जिसमें कि बच्चों को ये भी बोला गया है थ्रू रिसर्च कि बच्चे को ऑटिज़म भी हो रहा है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। अब ऐसे में पेरेंट्स क्या करें? वो हेल्पलेस फील करते हैं। क्योंकि आपके साथ ये पॉडकास्ट हो रहा है, इसके ज़रिए शायद हम उन पेरेंट्स के उस कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकें कि क्या होम्योपैथी में हमारे पास उन वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स का कोई इलाज है। देखिए, जब मैं
एमडी कर रहा था, जिसमें मेरा टॉपिक था कि यूटिलिटी ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ऑन ट्रीटिंग एडीएचडी एंड ऑटिज्म। तो मैं नोएडा में निपिड है, वहाँ पे मैं रिसर्च में मेरा वहाँ सेंटर था। तो वहाँ पे मैं डेली 100 पेशेंट्स एडीएचडी ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स को जब देखता था, तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, जब मैं केस लेता था उसमें आते थे पेरेंट्स, बोलते थे कि डॉक्टर साहब मैंने इसको वैक्सीनेशन कराया, उसके नेक्स्ट डे काफ़ी तेज़ बुखार आया और बच्चा बोलना बंद कर दिया। हमें लगा कि नॉर्मली बुखार आया है इसलिए बच्चा नहीं बोल रहा है, बट धीरे धीरे वही एक टाइम था जिससे बच्चे के अंदर धीरे धीरे हमने देखा कि चेंजेस आ गए। फिर ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते गए। तो मैंने बहुत सारी, जब मैंने स्टडीज़ की और बहुत सारे मैंने रिसर्च पेपर देखे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन था ये मेंशन हुआ था। फिर मैंने बहुत सारे और भी जो एलोपैथिक डॉक्टर्स थे, जो पीडियाट्रिशियंस थे, उनसे भी कंसल्ट किया कि क्या वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट है। तो कई लोगों ने बोला कि जी हाँ इसका साइड इफेक्ट है, और बहुत सारे लोगों ने इसका अपोजिशन भी किया कि नहीं, कोई वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो लेकिन मैंने अपने जो मेरा कैरियर रहा उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया और बहुत सारे केसेस देखे अपने आंखों के सामने, तो हमने बहुत सारी जो हमारे जो बुक्स हैं होम्योपैथी की, उसमें बहुत सारी रिपर्टरी होती है, इसमें मेडिसिन्स लिखी होती है। बैड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन्स में बहुत सारी मेडिसिन आती है, हमारे थूजा, मेडोराइनम और बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो मैं नाम ले रहा हूँ। प्लीज़ दर्शक इसका मेडिसिन का चयन बिल्कुल अपने आप से ना लें, क्योंकि जो मैं दवा बोल रहा हूँ, चाहे थूजा हो, चाहे मेडोराइनम हो, चाहे वैक्सीनिनम हो, ये सारी दवाइयाँ, इनकी पोटेंसी सिलेक्शन डॉक्टर ही डिपेंड करता है, तभी वो आपके बच्चे में काफ़ी लाभदायक होगी। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बार कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने देखा कि बेराटा आप जो दवा है वो ऑटिज्म में काम करती है। तो जी काम कर सकती है, बट उसका जो पोटेंसी है, जो डोजेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे केसेस में जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या साइड इफेक्ट जो है उसको नलीफाई करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन हैं जो कि ऐसे साइड इफेक्ट को नलीफाई करती हैं, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं मैम ऐसे केसेस में। जी डॉक्टर, आई होप कि वो जो पेरेंट्स जो इस कन्फ्यूजन में परेशान हैं कि उनके बच्चों को वैक्सीनेशन लगा, उस वजह से उनको न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आ गई, जैसे ऑटिज़म या एडीएचडी या फोकस इशू, तो प्लीज़ होम्योपैथी को एक बारी समझें और हो सके तो एक होम्योपैथिक पैरेलल ट्रीटमेंट लेकर देखें अपने बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन डॉक्टर फोकस से रिलेटेड ही है। बच्चों की जो स्पेशल चिल्ड्रन का फोकस इशू होता है, वो एक जगह पे स्थिर बैठते नहीं हैं, कंसंट्रेशन भी उनका ख़राब होता है। क्या किसी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्प करती है उनके मेंटल हेल्थ को और फोकस को इम्प्रूव करने में? यस, डेफिनेटली हेल्प करती हैं। जैसे कि जो आप बात करो, ऐसे कि ज़्यादा ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में ये प्रॉब्लम आती है, जिसमें अटेंशन ज़्यादातर जो कंप्लेन स्कूल से आती है, बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता है, फोकस नहीं हो पाता है, कई बार उसको जो टास्क दिया जाता है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। या ऑटिज्म के केसेस में भी देखा जाता है कि बच्चे का जो है जो IQ लेवल है वो काफ़ी कम है, याददाश्त कम होती है, वो अपनी चीज़ों को भूल जाता है, ईजिली डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे ब्राह्मी है एंड ऑल, बहुत सारी ऐसे मेडिसिन होती हैं होम्योपैथी में जो कि ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा वंडरफुल वर्क करती हैं। और मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में दिया है, और बहुत सारे मेरे पास टेस्टिमोनियल भी है। मैं आप बोलेंगे तो मैं सभी दर्शकों को भी दिखा सकता हूँ कि मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन दी और विद इन 1 मंथ बच्चे में ड्रास्टिक चेंज आया, जिसमें उनका एकेडमिक भी काफ़ी अच्छा हुआ है, साथ में उनके अंदर और भी जो बॉडी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो इम्यूनिटी हो, चाहे वो सारी चीज़ें, उसमें भी काफ़ी फास्ट रिकवरी हुई है। डॉक्टर, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके पास एग्ज़ाम का स्ट्रेस भी होता है, तो क्या होम्योपैथी की हेल्प से हम उन बच्चों के स्ट्रेस को एड्रेस कर सकते हैं? यस, देखिए जनरली क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे के अंदर स्ट्रेस, फियर, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब ये बॉडी के अंदर स्ट्रेस, फियर होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन, फियर हार्मोन, ये बॉडी में सिक्रीट होने लगते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे की जो परफॉर्मेंस है, जो बच्चे का एकेडमिक है, उस पर इसका इफेक्ट दिखाता है। ऐसे में होम्योपैथी की बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जिसमें अर्जेंटम नेट्रिकम हो गया, और भी जलसीमियम हो गया, और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो कि काफ़ी वंडरफुल एक्ट करती हैं, खास करके बच्चों में, जो कि एकेडमिक, जहाँ पे देखा जाता है कि फियर की वजह से उनका एकेडमिक पे इफेक्ट पड़ रहा है। और बहुत ही पेरेंट जो होम्योपैथी में विश्वास रखते हैं वो अपने बच्चों को होम्योपैथिक दवाइयाँ भी देते हैं, खास करके जब जिस दिन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने से पहले उसकी 2-3 डोज देते हैं, जिससे बच्चे के अंदर फियर, कई बार देखा जाता है कि फियर की वजह से लूज मोशन लग जाते हैं बच्चे को, उनका हेल्थ इफेक्ट होती है, कई बार पेपर भी छूट जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे को मेरे एग्ज़ाम फोबिया है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे में देते हैं, और बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स होम्योपैथी में होते हैं, और बच्चा सुरक्षित भी रहता है, साथ में अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है।
डॉक्टर, जब भी वेदर चेंज होता है बच्चों को टॉन्सिल्स की समस्या बहुत बढ़ जाती है। Yes. एडेनॉइड्स उनके स्वेल हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर सर्जरी भी रेकमेंड करते हैं। क्या बिना सर्जरी के कोई इलाज है होम्योपैथी में जिससे कि एडेनॉइड्स या टॉन्सिल्स की समस्या को हम एड्रेस कर सकें? देखिए, एडनॉइड और टॉन्सिल, ये जो टॉन्सिल है ये बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेल हो जाती हैं। जैसे बच्चे के गले में दर्द, बच्चे को कुछ खाने में प्रॉब्लम होना, कई बार फीवरिश जैसा होना, ये सारी समस्या हो जाती हैं। और ऐसे केसेस में जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं वो ऑपरेशंस ही उनको सजेस्ट करते हैं। बट जो होम्योपैथी लवर्स हैं या जिनको होम्योपैथी में बिलीव है, या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो कि कई बार आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सर्जरी से डर लगता है, बच्चा भी छोटा है, क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाई काम करती हैं? और वो पेरेंट्स, बहुत सारी होम्योपैथी दवाइयाँ हैं, ऐसे में जब वो लेना स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि 2-3 मंथ्स में वो जो केसेस होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। खासकर कि टॉन्सिल हो गया, एडनॉइड हो गया, नेजल पॉलिप हो गया, इन सभी केसेस में होम्योपैथी बहुत खूबसूरती से काम करती है। और आपके जो डर है, जो आपका फियर है, जिसमें आपको रहता है कि ये छोटा बच्चा है, ऑपरेशन कहीं ना कराना पड़े, तो उन सभी फियर्स और डर से भी अपने आप को भी, अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऐसे सभी, मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूँगा ऐसे में होम्योपैथिक जरूर अपनाएं। डॉक्टर, आजकल बच्चों को इन्हेलर्स भी लग गए हैं। कई बार जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं नेबुलाइज़र में या वैसे दवाइयों में, क्योंकि बच्चों को इतनी ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। क्या होम्योपैथी के हेल्प से एड्रेस किया जा सकता है इन समस्याओं को? थोड़ा ये जो इन्हेलर्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं इनको हम रिड्यूस करें, हो सके तो ख़त्म हो जाए लाइफ से। क्या होम्योपैथी से ये पॉसिबल है? देखिए, बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपने पूछा। क्योंकि आज के समय में मैं देखता हूँ कि मेरे ओपीडीज़ में जो पेशेंट्स आते हैं, खास करके जो बच्चे आते हैं जो 3 साल से लेकर 5 साल 10 साल की उम्र के जो होते हैं, खास करके उनको ये प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब बच्चे को ना बार बार जुकाम हो जा रहा है, इम्यूनिटी वीक हो जा रही है, खांसी जल्दी से हो जा रही है, हर महीने में एक बार डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ रहा है। और हमने इसको बहुत निबुलाइज़ किया, बहुत ट्रीटमेंट करा चुके हैं। क्या होम्योपैथी में ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जिससे ये एक बार ठीक हो जाए? तो बताना चाहूँगा कि जब आप कोई भी निबुलाइज़र यूज़ करते हैं या इनहेलर यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसमें स्टेरॉइड होता है, वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दिलाता है, बट कहीं ना कहीं आपके बच्चे के जो लंग्स होते हैं, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, उसको डे बाई डे वीक कर देता है। और आज के जो बदलती जो लाइफस्टाइल है या जो एडल्ट्रेशन है, चाहे फूड में या जितना पॉल्यूशन है या कहीं ना कहीं जो भी चीज़ हम इंटेक कर रहे हैं, चाहे फूड फॉर्म में ले रहे हैं या किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसमें एडल्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो इम्यून सिस्टम उसको अफेक्ट कर रहा है। ऐसे में जैसे कि आपने पूछा कि क्या कोई होम्योपैथी में इसका विकल्प है, तो जी हाँ, जो आप नेबुलाइज करने के लिए जो इनहेलर यूज़ करते हैं, इसके लिए बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो कि आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम पे वर्क करती है, जिसमें जैसे मेडिसिन की हम बात करते हैं कि ब्लाटा हो गया, यूकलिप्टस हो गया, ये कुछ ऐसी बहुत खूबसूरत मेडिसिन हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। और जैसे कि कोविड के बाद होम्योपैथी लवर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने इस काल में, जब कोविड का समय था, उसमें ज़्यादातर लोग रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस से गुजर रहे थे। उस समय जब गुजर रहे थे तो उन्होंने जब होम्योपैथिक मेडिसिन ली और देखी कि इसके बहुत खूबसूरत, बहुत वंडरफुल रिजल्ट थे, उसमें लोगों को होम्योपैथी के प्रति लोगों की विश्वास भी बढ़ी और जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उसमें रिकवरी भी काफ़ी फास्ट हुआ। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में भी होम्योपैथी की दवाइयाँ बहुत अच्छे से काम की, चाहे वैसे एसिडोस्पर्मा हो, चाहे आर्सेनिक एल्बम हो, चाहे ब्लाटा हो, चाहे यूकलिप्टस हो। सभी ने डॉक्टर से जिन्होंने परामर्श करके लिया उनमें रिकवरी फास्ट देखी गई और उनके परिवार के सदस्य भी सुरक्षित रहे। तो ऐसे सभी पेरेंट्स को मैं ही कहना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर दें अपने बच्चे को, जिसमें आप बार बार होने वाली जो बीमारियाँ हैं इससे अपने आप बच्चे को सुरक्षित रख पाएंगे। डॉक्टर, एक सवाल मेरा जो है सेंसरी इश्यूज़ को लेकर है। जैसे क्या आप कुछ ऐसे गाइडेंस या टिप्स दे सकते हैं डॉक्टर कि जो पेरेंट्स घर पे बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कर सकें, जो कि क्विक भी हों और इंजॉयबल भी हों, मज़ा भी आए, जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चा इमोशनली कनेक्ट भी करे? तो ऐसी क्या कोई सेंसरी इनपुट्स हैं जो हम घर पे पेरेंट्स दे सकते हैं अपने स्पेशल बच्चों को? देखिए, खास करके स्पेशल बच्चों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो नॉन वर्बल होते हैं। जब नॉन वर्बल होते हैं तो क्या होते हैं, जब भी इनको कोई चीज़ें करनी होती है, जो इनकी इंटरनल एनर्जी होती है, तो वो सेंसरी फॉर्म में ही वो कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, उनके जेस्चर, इनके इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि मदर ही एक ऐसी चीज़ होती है या जो पेरेंट्स ऐसे ही माध्यम होते हैं जो बच्चे की एनर्जीज़ को
कैच कर पाते हैं, बच्चे के इमोशन को समझ पाते हैं, बच्चे को चीज़ों को ईजिली हैंडल कर पाते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चे के इमोशंस, उसके जेस्चर को समझना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट बच्चे के लाइक और डिसलाइक को समझना पड़ेगा कि बच्चे का लाइक ऑफ एरिया क्या है, डिसलाइक क्या है। तो जब बच्चा कोई सेंसरी एक्टिविटीज़ करने लगता है तो सबसे पहले तो अपना अटेंशन बच्चे पे दें कि बच्चा अटेंशन, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे अपने अटेंशन सीकिंग की वजह से सेंसरी इशूज़ को बढ़ाने लगता है कि पेरेंट्स उनको अटेंशन दें, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बिजी होते हैं, अटेंशन नहीं देते। तो ऐसे केसेस में बच्चे सेंसरी चीज़ें जब उनकी एक्टिवेट हो जाती हैं, तो जब पेरेंट्स उनको अटेंशन देते हैं तो ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि बच्चा जो है उसके सेंसरी इशूज़ कम होने लगते हैं। नेक्स्ट उसकी एक्टिविटीज़ के लिए तो सबसे पहले कि बच्चे को जो लाइक ऑफ एरिया है उसमें उसको डाइवर्ट करें, अपना क्वालिटी ऑफ टाइम भी उस चीज़ों में स्पेंड करें। बच्चे को किसी भी एक चीज़ से फिक्स करके ना रखें, टाइम टू टाइम बच्चे को जो उसका लाइफ एरिया है उसको चेंज करते रहें, जिससे बच्चे को इंटरेस्ट भी बना रहेगा, आपके बीच में एक कनेक्शन रहेगा। और कहीं ना कहीं जब आप बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन होते हैं, चाहे वो डोपामिन हो, चाहे सेरोटोनिन हो, चाहे ऑक्सीटोसिन हो, ये रिलीज़ होते हैं, जिससे बच्चे के अंदर भी एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है। और साथ में कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं इनके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन होता है इसका लेवल भी कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ता है। तो दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, जिसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। ऐसे में बच्चे के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करें, उनको जब ऐसे एक्टिविटी करें तो उनको अटेंशन दें और उनके लाइक ऑफ एरियाज़ में उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर, हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको स्पीच डिले की बहुत बड़ी समस्या है। पेरेंट्स बहुत जूझते हैं और होपलेस फील करते हैं, बच्चे भी बहुत अपसेट होते हैं और रोते भी हैं क्योंकि वो अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाते हैं। क्या होम्योपैथी में हम स्पीच डिले को एड्रेस कर सकते हैं? यस मैम, स्पीच डिले, पुअर आई कॉन्टैक्ट को होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी उसकी मेडिसिन आती हैं और बहुत सारे वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने देखे। मैं खुद एक ऑटिस्टिक और ADHD ऑटिज्म एक्सपर्ट हूँ। मैं पूरे दिन भर में अराउंड 25 केसेस देखता हूँ, खास करके ADHD ऑटिज्म में, और उसमें सारे केसेस में यही प्रॉब्लम होती है कि सर स्पीच डिले है और पुअर आई कॉन्टैक्ट है। और पिछले 8 सालों से मैं लगातार कोशिश, फिर से बोलूँ मैं पिछले लास्ट 8 ईयर से लगातार ADHD ऑटिज्म के केसेस को देख रहा हूँ। उसमें सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम होती है वही होती है स्पीच डिले और पुअर आई कॉन्टैक्ट। और मैंने अपने सभी केसेस में स्पीच डिले और पुअर आई कॉन्टैक्ट दोनों ही समस्या का होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा निदान किया है। बहुत सारे पेरेंट्स को खुशी भी मिली है, उनके बहुत सारे मैसेज भी आते हैं कि डॉक्टर साहब आज बच्चे ने मम्मी बोला, पापा बोला। स्कूल से भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आने स्टार्ट होंगे और केवल होम्योपैथिक मेडिसिन से ही उनकी स्पीच में इम्प्रूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट में इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें रही हैं। और बस बताना चाहूँगा कि इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है और खुद से मेडिकेशन ना करें, क्योंकि कई बार मेडिसिन का चयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी पोटेंसी और रिपीटिशन डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो किसी डॉक्टर से परामर्श करके ही दवा लें। जी डॉक्टर, स्पेशल किड्स में कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, होम्योपैथी में क्या इसका कोई इलाज है? यस, देखिए गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और होम्योपैथी में गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जिसमें एलुमिना हो गया, ओपीएम हो गया, साइलिशिया हो गया। ये सारी दवाइयाँ गट हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती हैं, खास करके कॉन्स्टिपेशन में। मैं डेली बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, खास करके बच्चों में, जिनमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से कहीं ना कहीं एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो रही है, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, मदर्स भी कई परेशान होती हैं सुबह के टाइम पे जब मोशंस पास नहीं होते बच्चों में। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। बट जो मैंने आपको अभी मेडिसिन बताई, चाहे वो एलुमिना हो, चाहे वो साइलिशिया हो, चाहे ओपीएम हो, इनकी पोटेंसी, इनकी डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कई बार और भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं जो आपके बच्चे को सूट करती हैं कॉन्स्टिपेशन में, और 100% इसके रिजल्ट हैं। डॉक्टर, कई बार मदर्स चाहती हैं कि उनके बच्चे लंबे हों, लेकिन समहाउ उनकी हाइट रुक जाती है एक उम्र में आकर। होम्योपैथी में क्या हम हाइट को ग्रो कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं बॉडी में, यही सारी हाइट एंड ऑल चीज़ को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश अगर ग्रोथ हार्मोन जो है प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो होम्योपैथिक ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। अगर आप अपने बच्चे में उसको 3 मंथ to 6 मंथ देती हैं, रेगुलर कोर्स लेती हैं, ऐसे में बच्चे के ग्रोथ हार्मोन्स भी निकलते हैं। हाइट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट होती हैं वो टाइमली होती हैं, माइलस्टोन टाइम होता है, और भी सारी चीज़ें, रिकवरी भी फास्ट होती हैं, साथ में हाइट भी इंक्रीज़ होती है। जी,
थैंक यू सो मच डॉक्टर। हमारे ऑटिज़म पेरेंट्स और स्पेशल चिल्ड्रन पेरेंट्स के साथ आपने बात करी, बहुत सारे सवालों का जवाब आई एम श्योर मिला होगा पेरेंट्स को, और कमेंट्स में पेरेंट्स डाल सकते हैं अगर उनके कोई और सवाल हों जो कि लगता है कि उनको सॉल्व करना है, सोल्यूशन चाहिए, तो डॉक्टर साहब हैं रिस्पांस देने के लिए, या हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी वैसा प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू मैम, आपने समय दिया और सभी दर्शकों को आपने उनके सभी प्रश्न का आंसर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।